मुक्ति मोर्चा एवं वामसेक के द्वारा और ऑक्सफोर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुर्मी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इस कुर्मी सम्मेलन के लिए जो विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं वो विषय है कुर्मी महापुरुषों का इतिहास, विरासत खत्म करने के लिए कुर्मी नेताओं का ही इस्तेमाल करना एक ब्राह्मणी षड्यंत्र का पर्दाफाश है। मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी के आंदोलन में कुर्मियों का योगदान एवं वर्तमान कुर्मियों की दशा दिशा एक आकलन और चर्चा। छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर कुर्मी समेत समस्त ओबीसी का मुसलमानों के विरोध में इस्तेमाल करना एवं समाज को हक अधिकार से वंचित रखना एक गंभीर साजिश का पर्दाफाश। मैंने ये राज प्रजा के लिए निर्माण किया है, बट ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने कही थी, जिसको यहाँ विषय बनाया गया है। आखिरी विषय है कुर्मी समेत समस्त ओबीसी का इस्तेमाल करो और उन्हें फेंक दो। यही ब्राह्मणवादी नीति है, एक आकलन। बहुत सारे विषय आज यहाँ चर्चा करने के लिए रखे हुए हैं। साथियों, सभी विषयों का जो निचोड़ है उस निचोड़ को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले वामसेक के द्वारा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ये जो सम्मेलन आज कुर्मी जाति जागृति सम्मेलन आयोजित किया गया है, ऐसा सम्मेलन या ऐसे सम्मेलन सारे देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं। कल हम लोग मऊ में गए थे, तो मऊ में राजभर जातियों का सम्मेलन था। उसके पहले रायबरेली में पासी जाति का सम्मेलन था और आने वाले समय में 24 तारीख को संत कबीर नगर में निषाद लोगों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो ऐसा सारे देश भर में हो रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, वैसे सारे देश भर में हो रहा है। और सारे देश भर में जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं वामसेक के द्वारा, क्यों आयोजित किए जा रहे हैं? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, उसके बाद मैं विषय वस्तु के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। साथियों, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना होगा, सबसे पहली बात हम सब लोगों को जानना बहुत जरूरी है। वो पहली बात ये है कि आजादी का आंदोलन अगर हम सही तरीके से अध्ययन करें तो ये आजादी का आंदोलन ही नहीं था। अगर ये वास्तव में आजादी का आंदोलन होता तो मैं ऐसे मानता हूं कि सरदार पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर वास्तव में देश के आजादी में योग्यता के आधार पर बात करो और सारा जीवन समर्पित करने के आधार पर बात करो, पत्नी का देहांत होने के बाद में केवल आजादी के आंदोलन में अवरोध खड़ा ना हो, इसलिए दोबारा सरदार पटेल जी ने शादी नहीं की। और जो एक बेटी थी, वो बेटी ने भी अपने पिताजी के लिए सारा जीवन लगा दिया। पिता का जीवन आजादी के लिए समर्पित हो गया, बेटी का जीवन अपने पिताजी के लिए समर्पित हो गया।
अगर ये सारी बातें ध्यान रखो, और उस समय के लोगों ने ये ध्यान रखा था। उस समय के जिस संगठन में सरदार पटेल जी थे, 14 स्टेट के लोगों ने, जो कांग्रेस के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, उस स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने अनअपोज्ड रेजोल्यूशन पास किया था, और रेजोल्यूशन पास करके 2 सितंबर 1946 के पहले मौलाना आजाद कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे, उसकी जगह दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना था, चुनाव करना था। तो 14 स्टेट के लोगों ने सरदार पटेल जी का नाम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए अनअपोज्ड केवल सिंगल आदमी का नाम प्रपोज किया। कांग्रेस की स्टेट कमेटियां केवल 14 थी। 14 के 14 100% कमेटियों ने केवल अकेले सरदार पटेल जी का नाम प्रपोज किया। दिल्ली में बिरला हाउस में कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही थी और गांधी जी अध्यक्षता कर रहे थे। गांधी जी के हाथ में वो कागज थे जिसका वो चुनाव कंडक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस कार्य समिति के एक और सदस्य थे। उस सदस्य ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया। एक आदमी का समर्थन था कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, जवाहरलाल नेहरू। 2 प्रपोजल हो गए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पहले ही ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था कि जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे वही देश के प्रधानमंत्री होंगे। सरदार पटेल एक साइड में बैठे थे, एक साइड में जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। गांधी जी के पास में 2 कागज थे। एक कागज में 14 स्टेट के लोगों ने सरदार पटेल जी का नाम कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाने के लिए प्रपोजल के तौर पर दिया था। दूसरा कागज था जवाहरलाल नेहरू का नाम कांग्रेस वर्किंग समिति के केवल एक सदस्य, उन्होंने जवाहरलाल का नाम दिया। ये 2 कागज गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने पढ़ के सुनाए और पढ़ के सुनाते वक्त गांधी जी ने कहा कि 14 स्टेट के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों का अनअपोज्ड समर्थन सरदार पटेल जी को है और केवल एक व्यक्ति ने जवाहरलाल नेहरू का नाम कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दिया। अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। गांधी जी ने ये कागज पढ़कर सुनाने के बाद साइड में बैठे हुए जवाहरलाल जी को पूछा कि जवाहरलाल जी, ये 14 स्टेट की कमेटियां कह रही हैं सरदार पटेल को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और आपका नाम केवल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के एक सदस्य के द्वारा प्रपोज किया गया है, प्रस्तावित है, इस पर आपकी क्या राय है? जवाहरलाल नेहरू चुप रह गए, कुछ भी नहीं बोले। जब जवाहरलाल जी ने कुछ भी नहीं बोला, चुप रहे, फिर भी गांधी जी ने सब कुछ सुन लिया, बोले बगैर ही सुन लिया। क्यों? क्योंकि ये जो मौन का हथियार था वो किसी और का हथियार नहीं था, ये गांधी जी के द्वारा ही चलाया हुआ हथियार था।
कि मौन रहकर भी विरोध किया जा सकता है। गांधी जी ने समझ लिया जवाहरलाल जी इसके विरोध में। गांधी जी ने अपने सामने जो कागज पड़े थे उसमें से कागज का थोड़ा टुकड़ा फाड़ दिया, फाड़ कर उसमें लिखा, सरदार पटेल आप अपना नाम पीछे ले लें। गांधी जी ने छोटे से टुकड़े पर लिखा आप अपना नाम पीछे ले लो, और वो टुकड़ा साइड में बैठे हुए सरदार पटेल जी के पास सरका दिया। सरदार पटेल जी ने देखा कि अपना नाम पीछे ले लो। सरदार पटेल जी ने वो कागज अपने जेब में डाला। वो कागज अभी भी रिकॉर्ड में है। वो कागज अपने जेब में डाला और कहा कि मैं अपना नाम पीछे ले रहा। सरदार पटेल जी ने अपना नाम पीछे ले लिया। दो ही लोगों का नाम था। 14 स्टेट के लोगों ने सरदार पटेल जी का नाम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए प्रपोज किया था, और एक आदमी ने जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रपोज किया था। केवल 2 ही आदमी थे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन के लिए। जब एक आदमी ने अपना नाम पीछे ले लिया तो जवाहरलाल नेहरू, एक आदमी के समर्थन वाला जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। सरदार पटेल पर जो फिल्म बनाई गई है वो बिहार का जो झा नाम का ब्राह्मण है, शायद आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखे हो। तो ये तथ्य जो है उसमें उद्घाटित किया गया, और इस तरह से गांधी जी ने सरदार पटेल के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। थोड़ा ये भी थोड़ा आप लोग समझ लो। मैं अहमदाबाद में सरदार पटेल जी का जो स्मारक बनाया हुआ है वहां गया देखने के लिए। तो वहां एक जगह गांधी जी के द्वारा फोटो के नीचे लिखा हुआ है कि यदि सरदार पटेल मुझे जीवन में नहीं मिले होते तो शायद मैं आजादी की जंग जीतने में कामयाब नहीं। सरदार पटेल जी का जो आजादी के लिए जो मूल्य है, महत्व है, वो स्वयं गांधी जी ने बयान किया हुआ। अगर ऐसा है तो गांधी जी ने अपना सारा वजन सरदार पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्यों नहीं उनके पलड़े में डाला? त्याग के बारे में, समर्पण के बारे में, योग्यता के बारे में, शिक्षा के बारे में जवाहरलाल नेहरू से सरदार पटेल कहीं पर भी कम नहीं थे, बल्कि ज्यादा थे। उम्र में बड़े थे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू से उम्र में बड़े थे, तजर्बे में बड़े थे। जवाहरलाल नेहरू की नादानी की वजह से जो कश्मीर का मामला उस समय से फंसा हुआ है, तब से लेकर अभी तक फंसा हुआ है। जब जवाहरलाल नेहरू ने एक कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में जाकर हल करना चाहिए, ये मामला लेकर वो रेडियो पर भाषण करने के लिए जाने वाले थे, तो सरदार पटेल को लेट मालूम मिला, जानकारी मिली, तो सरदार पटेल भागते दौड़ते आकाशवाणी रेडियो की तरफ गाड़ी लेकर गए। आकाशवाणी के डायरेक्टर को पूछा कि जवाहरलाल जी कहाँ है? तो कहा उनका रेडियो पर भाषण शुरू हो गया है। और जवाहरलाल ने अनाउंस किया कि कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में ले जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये जो गलती की, वो गलती अभी तक हमारे सर पर बैठी हुई है और अभी भी हमारे लिए संकट का कारण बना हुआ है। और सरदार पटेल ऐसा कहने के विरोध में थे कि ऐसा नहीं कहा जाए।
तो योग्यता के मुकाबले में भी वो जवाहरलाल नेहरू के से कम नहीं थे, दूरदृष्टि के दृष्टि से भी कम नहीं थे। जवाहरलाल बैरिस्टर थे तो सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे। जवाहरलाल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, सरदार पटेल भी ग्रेजुएट बैरिस्टर थे। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, गांधी जी जवाहरलाल से एजुकेशन में, गांधी जी जो है, गांधी जी की डिग्री जो, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। तो इस तरह से जो त्याग है सारा जीवन लगा दिया, अपने लड़की का सारा जीवन लग गया, जिंदगी लगी पूरी। मणिबेन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं ये सारा किस्सा आप लोगों के लिए क्यों बता रहा हूं कि गांधी जी ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। गांधी जी के प्रपोत्र जिंदा है राजमोहन गांधी, जो बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं। उन्होंने किताब में, अब किताब में कहा कि गांधी जी ने एक बहुत बड़ी गलती की। गांधी जी की गलती ये थी कि जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, सरदार पटेल को बनने नहीं दिया। गांधी जी ने गलती की, ऐसा गांधी जी का जो प्रपोत्र है राजमोहन गांधी, उन्होंने सरदार पटेल पर जो किताब लिखी उसमें इस बात को स्वीकार किया। मैं ये सारा किस्सा एक बात समझाने के लिए बता रहा हूं। वो क्या है वो किस्सा, वो क्या मुद्दा है? मुद्दा है कि यदि आजादी का आंदोलन वास्तव में आजादी का आंदोलन होता तो जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते। आजादी का आंदोलन सभी लोगों के आजादी का आंदोलन नहीं था, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन था। और अंग्रेजों को भारत से भगाने का आंदोलन था, अंग्रेजों की जगह पर ब्राह्मणों को स्थापित करने का आंदोलन था। और ब्राह्मणों को स्थापित करने के बाद मूल निवासी बहुजन, जिसमें कुर्मी भी शामिल है, उन सभीयों को गुलाम बनाने का आंदोलन था। आज अंग्रेज जब भारत छोड़ने, भारत में थे, वो कहते थे भारत के लोग राज करने के लायक नहीं है। अंग्रेज लोग ऐसा कहते थे कि भारतीय लोग राज करने के लायक नहीं है। अंग्रेजों ने जवाहरलाल नेहरू को ट्रांसफर ऑफ पावर, सत्ता हस्तांतरण किया, और सत्ता हस्तांतरण करने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने देश में ब्राह्मण लोगों का राज स्थापित किया। तो ब्राह्मण कह रहे हैं हम लोगों को, समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं ये नौकरी करने के लायक नहीं, राज करने के लायक तो बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि नौकरी करने के भी लायक नहीं है, इनके पास मेरिट नहीं है, इसका मतलब है ये लायक नहीं है। लायक नहीं है इसका दूसरा अर्थ है नालायक है। एक डायरेक्ट लैंग्वेज होती है, भाषा शास्त्र अगर थोड़ा बहुत जानते हो, वो एक है डायरेक्ट लैंग्वेज, एक है इनडायरेक्ट लैंग्वेज। अगर किसी को कहा जाए लायक नहीं है तो इनडायरेक्ट लैंग्वेज होगी। अगर लायक नहीं की डायरेक्ट लैंग्वेज में लिखा जाए तो लिखा जाएगा नालायक, ये होगी डायरेक्ट लैंग्वेज। लायक नहीं, इनडायरेक्ट लैंग्वेज। भाषा में भी बड़ा लिखने का तरीका है। तो वो लोग, ब्राह्मणों ने राज स्थापित कर लिया और अपने राज में कह रहे हैं कि हम लोग बाबू की नौकरी के भी लायक नहीं है। अंग्रेज कहते थे भारतीय लोग भारत में राज करने के लायक नहीं है, और ब्राह्मणों को सत्ता मिलने के बाद ब्राह्मण कह रहे हैं
कि पिछड़े लोग नौकरी के भी लायक नहीं, राज करने के लायक तो बड़ी बात है। ब्राह्मणों के नीचे जो नौकरियां है वो भी नीचे है, वो नीचे वाली नौकरियां भी करने के लायक नहीं है। ये बात हम लोगों को, सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात कही जा रही है और ब्राह्मणों के द्वारा कही जा रही है। जो ब्राह्मण हम लोगों को कहते हैं कि ये नौकरी करने के लायक नहीं है, यानी इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, वही ब्राह्मण हम पिछड़े वर्ग को कहता है कि पिछड़ा वर्ग मुसलमानों के मारने के लिए, काटने के लिए, जलाने के लिए, फसाद में इनका सत्यानाश करने के लिए पिछड़े वर्ग के लोग बहुत लायक, मुसलमानों को मारने के बहुत लायक है, काटने के लिए, जलाने के बहुत लायक है। वही ब्राह्मण ये कहता है सारे देश भर में जितने भी फसाद हुए, 65,000 फसाद हुए 70 साल में, कई लाख मुसलमान मारे गए, कई पिछड़े मारे गए। जो मारने वाले पिछड़े थे या मुसलमान थे, जो बचे हुए थे उसमें से बहुत सारे कोर्टों में चक्कर काटते रहे और वकील के तौर पर पंडितों को लगाते रहे, अपनी संपत्ति भी उसमें गंवाते रहे। दोनों मिलके पंडित को वकील बनाते रहे, दोनों मिलके कोर्ट में भी चक्कर काटते रहे। जो जेल में गए वो उधर सड़ गए, जो जेल के बाहर आए उनकी संपत्ति वकीलों के घर में चली गई। ये सारा हम लोगों का इतिहास है। और बताते रहे कि पिछड़े वर्ग के लोगों का जो दुश्मन है, वो दुश्मन, पिछड़े वर्ग का अगर कोई दुश्मन है, वो दुश्मन जो है मुसलमान है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण नहीं किया, राष्ट्रद्रोही वर्ण व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मण अपने को राष्ट्रभक्त कहते हैं। मैं कह रहा हूं वर्ण व्यवस्था की वजह से भारत आज गुलाम है। उस राष्ट्रद्रोही व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है, उसके निर्माता ब्राह्मण। जाति व्यवस्था ने हम मूल निवासियों को, बहुजनों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम बांटे हुए लोग हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का सिद्धांत था। गलत बात है, ये अंग्रेजों का सिद्धांत नहीं है। अंग्रेज आने के पहले 2-3 हजार साल पहले ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6000 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने तो हिंदू मुसलमान में बांटा, अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान में बांटा, 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने 6000 टुकड़ों में बांटा। अगर अंग्रेज शैतान थे तो ब्राह्मण महाशय। उन्होंने हमारे लोगों को 6000 टुकड़ों में बांटा और टुकड़ों में बांटने की वजह से छोटी छोटी संख्या हो गई। हर जाति की छोटी छोटी संख्या हो गई। किसी भी एक जाति की संख्या ब्राह्मणों के बराबर नहीं है। इसलिए हर जाति ये मानता है कि हमारी संख्या छोटी है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, देश में संख्या 100 करोड़ है। अगर ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के 100 टुकड़े किए होते तो हर जाति की संख्या 1 करोड़ होती। ब्राह्मणों की संख्या 3.5 करोड़ और हमारे हर जाति की 100 अगर जातियां की होती तो 1 करोड़। मगर उन्होंने 100 जातियां नहीं बनाई, उन्होंने 6000 जातियां बनाई। अगर 100 करोड़ लोगों को 6000 जाति के टुकड़ों में बांटो तो संख्या लाखों में आई। इसका परिणाम क्या होता है? जब संख्या आपकी कम होती है तो आपके अंदर हीन भावना पैदा होती है।
अगर 100 लोगों का घर है, मान लो 100 लोगों का घर है और उसमें एक घर मुसलमान का है, उदाहरण के लिए बता, अगर 100 घर है उसमें एक घर मुसलमान का है, तो वो जो मुसलमान है, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण आपको दे रहा हूं, तो जब गणेश चतुर्थी का त्योहार आता है तो मुसलमान अपने घर में गणेश को बिठा देता है। अब उसके धर्म के अनुसार ये बात सही नहीं है, ये धर्म के विरोध में है। मगर 100 घर में जब अकेला मुसलमान रहता है तो उसको ये डर सताता रहता है कि मेरे ऊपर संकट आने के बाद में मेरा रिश्तेदार जो 10-15 किलोमीटर दूर रहता है उसको मैसेज भी अगर गया तो आने को ही 2-4 घंटा लग जाएगा, उसके पहले तो स्वाहा हो जाएगा। मोहम्मद भाई स्वाहा स्वाहा हो जाएगा। इसलिए मुझे ये जो 99 घर वाले लोग हैं उनके साथ मेल मिलाप करके रहना चाहिए। ऐसी हीन भावना वो अकेला व्यक्ति होने की वजह से उसके मन मस्तिष्क में निर्माण होती। मैं आपको दूसरा किस्सा बताता हूं कि एक जगह 100 घर हैं और 99 घर मुसलमानों के हैं और एक घर हिंदू का है, ब्राह्मण जिसको हिंदू तथाकथित कहता है उसका। चलो ठीक है, मान ले। वो हिंदू क्या करता है, जब रमजान आता है, रोजे रखने का समय आता है, तो एक हिंदू 1 महीने का रोजा रख लेता है। वो भी मुसलमान की तरह 1 महीने तक उपवास पकड़ लेता है। मेरे पास ऐसे नाम के साथ दस्तावेजी प्रमाण है, काल्पनिक बोल नहीं रहा हूं। तो संख्या का मामला हीन भावना पैदा करने का मामला होता है और इस वजह से वो सोचता है कि मैं अकेली जाति के लोग, मैं इन लोगों के साथ लड़ने के लिए सक्षम नहीं हूं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस हीन भावना को ब्राह्मणों ने पैदा किया और हम लोगों के ऊपर ब्राह्मणों ने अपनी वर्ण व्यवस्था के आधार पर, जाति व्यवस्था के आधार पर गुलामी थोपने का काम किया। जाति व्यवस्था के बाद में ब्राह्मणों ने अस्पृश्यता का निर्माण किया, उसके बाद में आदिवासियों का सेग्रीगेशन किया, उसके बाद में जो 50% महिलाएं हैं उनको मनुस्मृति में लिख दिया। मनुस्मृति में लिखा कि महिलाएं सभी की सभी शुद्ध। ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं, माँ है, बीवी है, बेटी है, ब्राह्मण की बहू है, बहन है, 5 प्रकार की महिलाएं हैं। ये महिलाओं को मनुस्मृति ने घोषित किया, ये समस्त महिलाएं शुद्ध हैं। ये जो मनुस्मृति में लिखा हुआ है, तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणों ने जो बनाई है, ये व्यवस्था ब्राह्मणों के द्वारा बनाई है और कहीं पर भी इसका सबूत नहीं मिलता कि मुसलमान ने बनाई। अगर ये व्यवस्था मुसलमानों ने नहीं बनाई और ये व्यवस्था यदि ब्राह्मणों ने बनाई है, तो ये सिद्ध होता है कि ब्राह्मण समस्त पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलाम बनाने वाला षड्यंत्रकारी है। इसलिए ब्राह्मणों का धर्म और हमारा धर्म एक नहीं हो सकता, इसे भी समझने की जरूरत है। गुलाम बनाने वालों का धर्म और गुलाम लोगों का धर्म दोनों का एक कैसे हो सकता? गुलाम बनाने वालों का धर्म और गुलामों का धर्म एक नहीं है, एक हो नहीं सकता। मैं आपको उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं, आपको बहुत मौलिक उदाहरण के लिए बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, शाहूजी, संभाजी, ये जो बहुत बड़े बड़े योद्धा के नाम आप देखते हैं, ये योद्धा महाराष्ट्र में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित हो गया है कि जो मराठा कुर्मी लोग हैं ये नागवंशी लोग हैं। ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है बिहार में, अगर आप जाओ तो 60-70% लोग जो नालंदा जगह है उस आसपास 60-70% अकेले कुर्मी निवासी। और नालंदा नाम का जो नाग था,
कहा जा सकता है कुर्मी था, उसने वो नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो जमीन है वो जमीन उसने दी और उसके नाम पर यूनिवर्सिटी का नाम पड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी। साथियों, ये हम लोगों को जानना होगा, समझना होगा कि हम लोगों का इतिहास, उसकी विरासत महान है, मगर हम लोगों को हमारे ही इतिहास की और हमारे विरासत की कोई खबर नहीं है, जानकारी नहीं है। और इस वजह से महान विरासत की जिनके अंदर जानकारी होती है और महान विरासत के बारे में जो लोग जानकारी रखते हैं उनके अंदर हीन भावना नहीं होती है। हम अपने लोग आप अपने घरों में ऐसे ऐसे फोटो लगा के रखते हैं जिनके तरफ देखने से किसी प्रकार की कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। हमारे महापुरुषों के फोटो आप लोगों के घरों में होना चाहिए और सवेरे उठते ही बच्चों की नजर उन महापुरुषों के फोटो पर पड़नी चाहिए, तो उनके महानता का संस्कार हमारे दिमाग में होगा। ये मनोवैज्ञानिक बात, ये बात हम लोग समझते नहीं। ऐसे ऐसे फोटो हम अपने घरों में रखते हैं जिनके तरफ देखकर डर लगता है, प्रेरणा नहीं मिलती है, डर लगता है। प्रेरणा जिससे मिल सके ऐसा फोटो हम घर पे लगाते नहीं। साथियों, हम लोगों को ये इतिहास समझना होगा, जानना होगा। महाराष्ट्र में एक कुल नेम है मोरे। ये मोरे जो शब्द आया हुआ है ये मौर्य से आया है। महाराष्ट्र में कुर्मी जाति का कुल नेम, हाँ भाई बराबर है ना, ये हमें महाराष्ट्र के साथ ये भी कुर्मी। मोरे जो है ये मौर्य शब्द से आया है और महाराष्ट्र में जो कुर्मी लोग हैं उन लोगों के घरों के सामने नाग कुलदैवत है। बराबर, नाग जो है कुलदैवत है। क्यों है? ये सारे के घरे नागपंची लोग है। राजवाड़ी नाम का जो ब्राह्मण था उसने इतिहास में लिखा ब्राह्मणों को सतर्क करने के लिए कि सतर्क रहो, तुम्हारे हजारों सालों के दुश्मन ये नाग लोग हैं, ये कुंभी और मराठा। ये इतिहास में लिख के रखा हुआ है, रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं। दूसरी तरफ आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी, बाबा साहब आंबेडकर जी जाति में पैदा हुए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस प्रमाणित करता है कि वो जो महान थे वो भी नाग लोग, वो भी नाग लोग। मैं कल पासी लोगों के सम्मेलन में गया। अगर आप थोड़ा सा इतिहास का अध्ययन करो, ये पासी जो है उनके पुरखे राजा है, लखनऊ में राजा है, कई जगह राज थे उनके। ये राज कैसे हो गए जानते हो? आप लोगों को पता है? राजभर लोगों का राज, राजभर भी नाग, ये पासी भी नाग, ये कुर्मी भी नाग। पता होना चाहिए हम लोगों का इतिहास। इनका राज क्यों था? पुष्यमित्र शुंग नाम का जो ब्राह्मण था उसने बृहद मौर्य की हत्या की। हत्या करने के बाद ब्रह्मदेश से लेकर अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक जो साम्राज्य नाग लोगों ने, मौर्य लोगों ने स्थापित किया था, बृहद मौर्य की हत्या होने के बाद बिखर गया। बिखरने के बाद ये जो छोटे छोटे राजा हुए, ये सारे राजा नाग। ये जो जितने भी नाग लोग थे, इन्होंने ही बुद्ध को संरक्षण दिया। बुद्ध की कई मूर्तियां आपने देखी होगी कि नाग लोगों ने बुद्ध को छत्र धारण किया। ऐसे नाग हैं और उसके नीचे बुद्ध की मूर्ति है। इसका मतलब होता है नागों ने बुद्ध का छत्र धारण किया, संरक्षण किया। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की बात कह रहा हूं। इतिहास में जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है, जिसको हिंदी में पुरातत्व कहते हैं, पुरातत्व का प्रमाण फाइनल माना जाता है।
तो इस तरह से ये आप लोगों की विरासत है, और इतनी महान विरासत, अगर इस महान विरासत के बारे में जाना जाए, समझा जाए। अमर्त्य सेन दुनिया का फेमस अर्थशास्त्री, उसने कहा मौर्य का साम्राज्य था 31% जीडीपी था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मनमोहन सिंह का 5%, नरेंद्र मोदी का 7.2% और मौर्य का 31%। ये ब्राह्मण कहते हैं आप लोग लायक नहीं हैं। अरे हम लोगों का साम्राज्य था, और इस देश में राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करने वाले हम लोग हैं। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया दुनिया में। माना जाता है जो राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण करते हैं वो लोग दुनिया में महान माने जाते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, राज्य संस्थाओं का निर्माण किया। जिन लोगों ने राज्य संस्थाओं का, राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण किया, उन लोगों के राज्य में 31% जीडीपी था। ये बात अमर्त्य सेन, दुनिया का नोबेल प्राइज विनर अर्थशास्त्री ने आइडिया ऑफ जस्टिस नाम के किताब में ये आंकड़ों के आधार पर प्रमाणित किया कि मौर्य का जीडीपी 31% था। किसी भी आधार पर हम नालायक लोग नहीं हैं, हम लोग लायक लोग हैं। अंग्रेज कहते थे भारतीय लोग लायक नहीं हैं। ब्राह्मण कहते हैं कि हम पिछड़े लोग जो हैं नौकरी के भी लायक नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारी विरासत है, ये हमारा इतिहास है, मगर ये इतिहास बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, और इस वजह से हमारे अंदर हीनता बोध और हीन भावना का निर्माण हो रहा है। इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना चाहिए, और अपने लोगों के मन मस्तिष्क में जब हमारे महान पुरखों का गर्व और गौरव भाव होगा हमारे अंदर दिमाग में, जब गर्व और गौरव भाव दिमाग में होगा, हीन भावना पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसे ध्यान रखो, इसे समझना जरूरी है, इसलिए ये बात बता। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, उसे भी समझना जरूरी है। इस तरह से ब्राह्मणों ने आजादी का आंदोलन अपने आजादी के लिए चलाया और भारत के आजादी पर कब्जा किया। 52 में प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत के संसद पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया। आज के तारीख में 2009 के लोकसभा में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। 2014 के चुनाव में बीजेपी का और दूसरे लोगों का, दूसरी पार्टियों का, ब्राह्मणों के पार्टियों का 411 सीटों पर कब्जा है। संसद पर कब्जे का मतलब है विधान बनाने वाली संस्था पर कब्जा है। आज उनका कब्जा है। ये जो कानून बनाए जवाहरलाल नेहरू ने, उसकी वजह से है। आज 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां अकेले ब्राह्मणों की है, एक पार्टी नेशनल लेवल की नहीं हो सकती। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार जिस पार्टी को 6% वोट 3 राज्यों में पड़े हो, वो पार्टी नेशनल लेवल की मानी जाएगी। ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। ब्राह्मण पैदा करते हैं अपने घर में 1 या 2 बच्चे, वो तो हम बैकवर्ड लोग जो है 5-5, 7-7 पैदा करते हैं। ब्राह्मणों घरों में देखो 1 या 2 से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म का प्रचार करके कोई संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि कोई भी आदमी स्वेच्छा से ब्राह्मण धर्म का स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये नीचता पैदा करने वाला धर्म है, जातियां पैदा करने वाला धर्म है, भेदभाव पैदा करने वाला धर्म है, अंधश्रद्धा पैदा करने वाला धर्म है, असमानता पैदा करने वाला धर्म है। उसकी संख्या बढ़ेगी कैसे? कोई स्वीकार करेगा कैसे? दुनिया में अगर इस्लाम फैल रहा है तो कारण वो समानता मानता है, बुद्धिज्म समानता मानती है, क्रिश्चियनिटी समानता मानती है। तो जो धर्म समानता मानते हैं उनकी संख्या बढ़ती है, स्वाभाविक। ब्राह्मण धर्म तो नीचता पैदा करता है, संख्या बढ़ेगी कैसे? तो
जब संख्या बढ़ने का कोई आधार नहीं है तो ब्राह्मणों की 5-5 पार्टियां कानून के अनुसार हो नहीं सकती। नेशनल लेवल की 5-5 पार्टियां, इसका मतलब है कानून और संविधान के विरोध में जाकर इन्होंने चुनाव करवाए और भारत के संविधान के विरोध में जाकर देश पर कब्जा किया। तो आज दिल्ली पर इनका कब्जा है, दिल्ली पर ब्राह्मणों का कब्जा है और राज्यों पर भी इनका ही कब्जा है। या तो बीजेपी का है, या तो कांग्रेस का है, या तो कम्युनिस्टों का है, और कहीं बैकवर्ड का है, या तो बीजेपी के समर्थन में नीतीश कुमार है, या तो कांग्रेस के समर्थन से नीतीश कुमार। अगर है भी तो ब्राह्मणों के ही समर्थन से है। इसका मतलब है कुल जमा ब्राह्मणों का राज है। सारा राज जो है ब्राह्मणों का राज है। अगर सारा राज देश पर ब्राह्मणों का राज है तो ये लोकतंत्र में, ये बात लोकतंत्र के 4 पिलर के आधार पर समझने की जरूरत है कि विधायिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है। IAS, IPS, IRS में 80% लोग ब्राह्मण और तत्समूचे जाति के लोग हैं। मैं पिछले साल शरद यादव के घर में गया था, उन्होंने मुझे कागज दिया था, कागज में लिखा था 79.2% ब्राह्मण और तत्सम IAS, IPS, IRS। इसका मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जुडिशियरी में 98% ब्राह्मणों का कब्जा है। मीडिया 4 प्रकार का है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, प्रिंट मीडिया ब्राह्मण बनिया का कब्जा, ट्रेडिशनल मीडिया मुरारी बापू, असराम बापू, डोंगरे महाराज, ओजा महाराज, बाजा महाराज, राजा महाराज, एनीदर महाराज, बचा खुचा महाराज। कितने महाराज के नाम ले भाई? हर दिन अलग अलग फोटो छपते रहता है, किसका नाम याद रखें? इसलिए बचा खुचा एक टाइटल बनाया, उसमें सब आ जाए। और ये लोग जिसे आप लोग संत कहते हो, साधु कहते हो, ये संत नहीं है, ये साधु नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक। अब नहीं, क्या बोल रहे हो भाई? चलो सबूत दे देते। तुलसीदास का नाम सुना होगा, अब बाराबंकी के लोग हो और तुलसीदास का नाम सुना नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है? तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी। चौपाई में लिखा, पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीना न पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीण। कि ब्राह्मण अगर प्रज्ञाहीन है, चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है, फिर भी जन्म से ब्राह्मण है, इसलिए पूजा के योग्य। अगर शूद्र अर्थात पिछड़ा वर्ग अगर बुद्धिवान है, प्रज्ञावान है, शीलवान है, चरित्रवान है, फिर भी जन्म से शूद्र है, इसलिए पूजा के योग्य नहीं है। ये ब्राह्मणवाद नहीं, लिखित ब्राह्मणवाद है। हमारा ये ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई ये बातें आपने रामचरितमानस में क्यों लिखी, मगर लिखिए, ये ब्राह्मणवाद की बातें हैं। दूसरी चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी, सब पीटने के लायक। ढोल को पीटो, गवार को पीटो, जानवर को पीटो, ढोल गवार शूद्र, शूद्र को पीटो, महिला को पीटो, जानवर को पीटो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सबको पीटो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है तारण के अधिकारी, सब पीटने लायक है, इनकी पिटाई करनी चाहिए। पिटाई का आदेश है, लिखित है। तुलसीदास जी अगर जीवित होते तो मैं खुद ही FIR करता तुलसीदास के ऊपर, और एट्रोसिटीज का एक्ट डाल के गैर जमानती केस हो जाती, जमानत भी नहीं मिलती। तो इस तरह की जो बातें लिखी हुई है, इस बातों का वो लोग प्रवचन में प्रचार करते हैं। तो ये प्रचार करते हैं, इसका मतलब ये साधु और संत नहीं है, ये तो ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। चौथा मीडिया है वोकल मीडिया, जैसे मैं माइक पर बोल रहा हूं उसी तरह से इस देश में 4,500 बोली भाषा। लखनऊ में जाओ अवधी बोलते हैं,
पटना में जाओ मगही बोलते हैं, गोरखपुर में जाओ भोजपुरी बोलते हैं। ऐसी 4,500 बोली भाषा है। बोली स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। हर आदिवासी की अलग मातृभाषा है, मातृबोली है, उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। ऐसी 4,500 बोलियां है, उसको शासन में मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, शासन में मान्यता। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र में जो 4 पिलर है, विधायिका जहां कानून बनाया जाता है, ब्राह्मण का कब्जा हो गया। कार्यपालिका IAS IPS IRS 80% ब्राह्मण का कब्जा हो गया। न्यायपालिका में 98% कब्जा हो गया। मीडिया में 97% कब्जा हो गया। लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया। अगर लोकतंत्र के 4 पिलर पर ब्राह्मण का कब्जा हो गया, इसका मतलब ये है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश में ब्राह्मण तंत्र लागू कर दिया गया। कानून और संविधान के विरोध में जाकर लोकतंत्र के विरोध में संविधान कहता है लोकतंत्र लागू होना चाहिए। ब्राह्मणों ने इस देश में लोकतंत्र लागू करने के बजाय ब्राह्मण तंत्र लागू कर दिया। आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं और ब्राह्मणों को चुनौती देता हूं कि जो आंकड़े मैंने बताए उसमें अगर कोई भी ब्राह्मण एक भी आंकड़ा गलत बता दे तो फिर मैं उनके साथ कहीं पर भी उनके टीवी पर बहस करने के लिए तैयार। इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मणों ने इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित कर लिया। अगर ब्राह्मण राज स्थापित कर लेगा तो हमारे पिछड़े वर्ग के नेताओं का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ? हमारे पिछड़े वर्ग के नेताओं का राज अगर ब्राह्मणों का है, आप तो ये सुनोगे, हैरान हो जाओगे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, OBC के लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। माइनॉरिटी में सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुसलमान है। 82 सीटें होनी चाहिए, 22 MP दिल्ली में है और वो भी संख्या है, एक भी मुसलमान संसद में बोलता नहीं है। इसका मतलब है 85% लोगों को एक भी आदमी रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्षत्रियों की संख्या 6% है, उसकी नेशनल लेवल पर एक भी पार्टी नहीं है। अमर सिंह ने उत्तर प्रदेश में रीजनल पार्टी बनाने की कोशिश की, अमर सिंह अमर हो गए मगर पार्टी नहीं बना। 6% क्षत्रियों की एक भी पार्टी, नेशनल छोड़ो रीजनल नहीं, वैश्यों की एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं है। अभी एक नया वैश्य जो है केजरीवाल, ये बनिया और ये हरियाणा का बनिया दिल्ली का मुख्यमंत्री। एक भी नेशनल लेवल की पार्टी ब्राह्मण छोड़कर क्षत्रियों की भी नहीं है, वैश्यों की भी नहीं है, तो रिप्रेजेंटेशन कहां मिलेगा, प्रतिनिधित्व कहां मिलेगा? अभी अनुप्रिया पटेल का उदाहरण ले लो। मैं कहने के बजाय मैं अनुप्रिया पटेल की बात आपको बताता हूं। अनुप्रिया पटेल लखनऊ में आई, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में जिस मंत्रालय में मैं कार्य करती हूं उस मंत्रालय के अधिकारी मेरे पास फाइल ही नहीं भेजते, मेरे पास फाइल ही नहीं भेजते। अरे भाई अनुप्रिया जी, आपको निर्णय लेने के लिए थोड़ी न मंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों के वोट बीजेपी को ट्रांसफर करने के लिए आपको मंत्री बनाया, आपको फैसला करने के लिए मंत्री नहीं बनाया। IAS अधिकारी आपके पास फाइल क्यों भेजेगा? ये तो आपको समझना है, वो क्यों भेजेगा ये हमें मालूम नहीं था। अनुप्रिया ने खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात कही। हैरान करने वाली बात कि अपना दल में एक ठाकुर मेंबर पार्लियामेंट, वो बीजेपी का सदस्य, मेंबर पार्लियामेंट अपना दल, पार्टी का राजनाथ
का आदमी बीजेपी में टिकट नहीं दे पाया तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ठीक है, आपके पार्टी को 2 लोकसभा की सीटें दी जाती है, एक अनुप्रिया और एक मेरा आदमी को बीजेपी में टिकट नहीं मिल रही है, तो मेरे आदमी को तुम्हारे पार्टी में भेजता हूं, तुम तुम्हारे पार्टी का टिकट दे दो, हम लोगों को अकल का ठिकाना है नहीं है। कहा दिया? 2 दिया, एक टिकट दिया, कहा 2 दिया। क्या करें, हमारे लोगों को जब समझ में नहीं आता ये सारी बातें। और फिर वो जो एक आदमी है वो इधर रह के दोनों में झगड़ा लगाने का काम करवाता है और उसी के झगड़े की वजह से अपना दल 2 हिस्सों में बढ़ गया। महाराष्ट्र में जानकर नाम का एक व्यक्ति धनगर जाति का, गड्डिया जाति का, पाल बघेल जाति का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उसको बैठने के लिए अभी तक कैबिनेट नहीं दी। रहने के लिए कैबिनेट मिनिस्टर को जो बड़ा बंगला दिया जाता है वो भी नहीं दिया। आप अंदाजा लगा सकते हो किस तरह से हमारे बैकवर्ड लोगों का, पिछड़े लोगों का अपने राजनीति के लिए, नाम के साथ मैं बता रहा हूं, किस तरह का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं और फिर यूज करके फेंक देते हैं, यूज करते हैं फेंक देते हैं। तो ये बात हम लोगों को समझना हो। अब यूज एंड थ्रो अगर आपको समझाना है तो मैं भी किसान का बेटा हूं, आपको समझाता हूं। कभी कभी किसान जो है खेत में जाता है और जब उसको टॉयलेट लगता है तो बहुत बार पानी नहीं मिलता है तो आजू बाजू में पत्थर देखता है, टॉयलेट करता है, पत्थर लेकर पिछवाड़ा पूछता है, बेचने के बाद में पत्थर फेंक देता है। यूज एंड थ्रो होता है। कोई बड़ी किताबी बात नहीं बता हो, अनुभव सिद्ध बातें हैं। हमारे मजदूर और किसान ऐसा करते हैं। तो इसी तरह से ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं जिन्होंने अपना राज स्थापित किया, वो राज स्थापित करने वाले लोग अल्पसंख्यक है। अभी नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी बताते पिछड़े वर्ग का, आप लोगों को बताते हैं नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुआ, पहला निर्णय लिया बैकवर्ड क्लास के लोगों की जाति आधारित गिनती नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल। बजट बनाया, एक नए पैसे का बजट बैकवर्ड क्लास को नहीं दिया, एक नया पैसा बैकवर्ड क्लास को नहीं दिया बजट में। तीसरा, 314 बच्चे बैकवर्ड क्लास के ऑल इंडिया की एग्जामिनेशन देकर पास हो गए, आए, एक भी बच्चों को पोस्टिंग नहीं दिया। बैकवर्ड है ना, नरेंद्र मोदी को प्रचार किया जाता है बैकवर्ड है। तो ये जो बैकवर्ड है उससे पता चलता है कि किस तरह का बैकवर्ड है। ये वाराणसी में गया और वाराणसी में जाकर कहा गंगा मेरी मां है। कहा कि ये गंगा मेरी मां। तो लोगों ने सोचा इसके मां का नाम गंगा होगा, छोड़ो जाना, इसमें हमको पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ दिन के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा भाजपा भी मेरी मां है। लोगों ने कहा ये झंझट में पढ़ना ठीक नहीं, अपना रोजी कमाओ, अपना खाओ, इसके झंझट में मत पड़ो, नहीं तो रोजी भी जाएगी, झंझट अपने आप पड़ जाएगी गले। तीसरी बात नरेंद्र मोदी ने कहा भारत माता भी मेरी मां। ये उसकी बातें अखबार में कहकर भाषण। नरेंद्र मोदी मथुरा गया, अब मथुरा में गंगा नहीं, मथुरा में जमुना है, तो वहां जाकर भाषण में कहा जमुना भी मेरी मां है। अब 4-4 मां हो गए कि नहीं? 4-4 मां। तो लोगों के मन में सवाल पैदा हो गया कि नरेंद्र मोदी की 4-4 मां है, हो सकती है, मगर एक तो बाप जरूर होना चाहिए। ये आदमी केवल मां की बात करता है, बाप की बात ही नहीं करता। ये केवल मां की ही बात करता है,
बाप की बात करता ही नहीं है। मगर जब बच्चा पैदा होता है तो बगैर बाप से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। जब इतना बड़ा नरेंद्र मोदी हो गया है तो बाप जरूर होगा। मगर वो आदमी बाप के बारे में बिल्कुल कोई चर्चा नहीं करता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होकर 1 साल हो गया। साल होने के बाद दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने मीटिंग बुलाई। मोहन भागवत दिल्ली में नागपुर से आया और नरेंद्र मोदी सारा का सारा मंत्रिमंडल लेकर मोहन भागवत के सामने शरणागत हो गया। जब मोहन भागवत के सामने नरेंद्र मोदी शरणागत हो गया तब लोगों को पता चला नरेंद्र मोदी का बाप कौन है। तब पता चला, नहीं तो लोगों को मालूम ही नहीं था। ये आदमी केवल बाप के बारे में, मां के बारे में बात करता है, बाप के बारे में बात ही नहीं करता। इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अंग्रेजी में इसको नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, और अंग्रेजी का जो नॉमिनेटेड शब्द है आपको समझ में नहीं आएगा। मैं देशी भाषा आपको बताता हूं नॉमिनेटेड का क्या मतलब। नॉमिनेटेड का मतलब होता है शुद्ध हिंदी में नामधारी नियुक्त। ये ब्राह्मणों के द्वारा नामधारी नियुक्त प्रधानमंत्री है, ये शुद्ध हिंदी हो गया। अगर देसी हिंदी में कहा जाए तो इसको कहा जा सकता है कि ये ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। यह देसी शब्द। अब आप में से कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये रखा हुआ प्रधानमंत्री क्या होता है। जब लोग शादी करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये उसकी शादी की बीवी है, और ये बीवी वो ऐसे ही रख लेता है, जिससे शादी नहीं करता ऐसे ही रख लेता है, तो लोग बोलते हैं रखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया। हमारे लोगों को समझाए बगैर समझ में नहीं आता भाई। तो ये जो नरेंद्र मोदी है ये आरएसएस का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। सुषमा स्वराज ने मना किया, अडवाणी ने मना किया। 2014 का किस्सा, 13 का किस्सा आपको बता रहा हूं। गोवा में नेशनल राष्ट्रीय परिषद बीजेपी की हुई और वहां नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट जब घोषित किया, अडवाणी बहुत नाराज हो गए, बहुत नाराज हो गए। अखबार वालों ने, टीवी वालों ने वो सारा चित्र टीवी पर अखबार में देखा कि नरेंद्र मोदी सीनियर मोस्ट लीडर अडवाणी के पैर पड़ रहे हैं और अडवाणी उधर देख रहे, ये इधर पैर पड़ रहे हैं और अडवाणी उधर देख रहे हैं। ये फोटो अभी भी है। अडवाणी नाराज थे, सुषमा स्वराज जो विरोधी पार्टी की नेता थी और प्रधानमंत्री पद के बारे में दावेदार थी, वो भी नाराज थी। आरएसएस ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी को नॉमिनेट किया। इसका मतलब है ये आरएसएस का रखा हुआ, ब्राह्मणों का रखा हुआ प्रधानमंत्री है। भारत के संविधान में लिखा हुआ है देश का प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के साथ मिलकर प्रधानमंत्री सलाह मशवरे से निर्णय करेगा और निर्णय के बारे में संसद में अगर विरोधी पार्टी सवाल करती है तो संसद में विरोधी पार्टी के नेताओं का जवाब संसद में देना होगा। संसद के प्रति प्रधानमंत्री जवाबदेह होगा। प्रधानमंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होने के बजाय मोहन भागवत की मीटिंग में जाकर सवाल का जवाब देता है, उधर जवाबदेही देता है। जो संविधान में लिखा नहीं है, संविधान के विरोध में जाकर वहां करता है। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी भी जानता है कि मैं रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं, मैं आरएसएस का नॉमिनेटेड रखा हुआ प्रधानमंत्री हूं। अगर इधर उधर हिला हवाली करने की कोशिश किया तो मैं अकेला बैकवर्ड हूं। मेरे आगे पीछे सारा का सारा चक्र जो है ब्राह्मणों का घेरा है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और हर फैसला
बैकवर्डों के विरोध में कर रहा। इससे सिद्ध होता है कि किसानों की भाषा में अगर कहा जाए, आपको किसानों की भाषा में बताता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। जब खेती में फसल आती है, जब खेती में फसल आती है तो पंछी आते हैं और दाने चुग जाते हैं, नुकसान होती है फसल। तो किसान फटे पुराने कपड़े इकट्ठा करता है और लकड़ियों में फटे पुराने कपड़े बांधकर उसका एक फटा पुराना किसान खड़ा करता है और खड़ा करने के बाद में दूसरे दिन खेती में जाकर ऐसा उसको गाड़ दे। आप लोगों को तजर्बा हो, मैं भी किसान का बेटा हूं और मैंने भी ये काम किया हुआ है खेती में। ऐसा गाड़ने के बाद दूसरे दिन पंछी आता, एक पंछी दूसरे पंछी को कहता है, देखा किसान, इसको कहता है किसान है। अब किसान तो है नहीं, मगर पंछी कहता है दूसरे पंछी को, देखा किसान है। पंछी कहता है दूसरे पंछी को किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी। पंछी दूसरे पंछी को कहता है किसान है, मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी है। जैसे किसान फटा पुराना कपड़ा बनाकर दिखावा, पंछियों को धोखा देने के लिए दिखावा खड़ा करता है, उसी तरह से पिछड़े वर्ग को दिखावा करके धोखा देने के लिए ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का दिखावा खड़ा किया है, ताकि धोखा पिछड़ों के साथ किया जा सके। इसको समझना। इसलिए साथियों, आप लोगों को लगता है कि पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री, अभी उसने नोटबंदी का फैसला किया और नोटबंदी से जो पैसे इकट्ठा हुए, जो ईमानदार लोग थे उन्होंने लाइन लगाकर बैंक में पैसा जमा किया। पैसा जमा किया, बैंक का सिस्टम कोलैप्स हो गया था। कोलैप्स क्यों हो गया था? उद्योगपतियों ने 35 लाख करोड़ रुपया बैंक से कर्जा लिया, ब्याज भी नहीं दिया, मूलधन भी नहीं दिया, बैंक सिस्टम कोलैप्स हो गया। जब कोलैप्स हो गया तो नरेंद्र मोदी ने कई लाख रुपया बैंकों को दिया, कई लाख रुपया बैंकों की व्यवस्था सुधारने के लिए दिया, सुधारने के लिए दिया। इसके बावजूद भी बैंक सिस्टम कोलैप्स होने से बच नहीं पाई। तो नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया कि जो सफेद पैसा है वो लोगों का बैंक में जमा करवाने से लोगों के पास जो पैसा है वो बैंक में जमा हो जाएगा। अब 14 लाख करोड़ रुपए जमा हो गया। जमा हो गया, बैंक की जो कोलैप्स होने वाली सिस्टम थी, सारा पैसा बैंक के पास जमा हो गया। जमा होते ही 1,02,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने अपने उद्योगपति मित्रों को फिर कर दिया। उन लोगों ने जिन्होंने बैंक के पैसे और मूलधन नहीं चुकाया था, उन लोगों को दोबारा नरेंद्र मोदी ने इसी सफेद पैसे से कर्जा दिया। अब 2000 की नोट क्यों छापा? इसलिए छापा क्योंकि 2000 की नोट आएगी और अगर आम आदमी खर्चा के लिए जाएगा तो टुकड़ा पैसा मिलेगा नहीं, तो खर्चा तेजी से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे होगा तो बैंक से निकासी कम होगी। जब बैंक से निकासी कम होगी तो बैंक में पैसा जमा रहेगा। दूसरा निर्णय लिया कि तुम्हारा ही पैसा तुमको नहीं दिया जाएगा, 24,000 दिया जाएगा बोलते, मगर बैंक वाले 2,000 रुपए से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं। तो पैसा बैंक में जमा रहना चाहिए ताकि बैंक की जो सिस्टम उद्योगपतियों ने कोलैप्स कर दी है, उस व्यवस्था को बचाए रखने के लिए सफेद पैसे वालों के पैसे बैंक में जमा पड़े हुए हैं। काले वालों का तो किसी ने पकड़ा नहीं। जो काला धन विदेश में है उसको तो नरेंद्र मोदी ने हाथ तक नहीं लगाया। बहुत सारे लोगों ने नाम के साथ लिस्ट दिया
उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने, उसके फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल कह रहा है 25 लोगों के नाम, नंबर और खातों के नंबर मैंने बताए, नरेंद्र मोदी ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। जो विदेशी धन के स्रोत हैं उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आम आदमी बैंक के लाइन में खड़ा है, उसका पैसा उसको नहीं मिल रहा है। और जो काला धन वाले लोग हैं, बैंक के मैनेजर से टेलीफोन करते हैं, बैंक का मैनेजर बुलाता है, उसको चाय पिलाता है, जब तक चाय पीना पूरा नहीं होता तब तक उसका काला धन सफेद हो जाता है और पिछले दरवाजे से गाड़ी से उसके घर में पैसा पहुंच जाता है। पैसा बैंक में पहुंचा, 6 बजे तक लोग लाइन में खड़े और फिर कहते हैं पैसा खत्म हो गया। कितना? 2 करोड़ आया, आधा करोड़ बांटा, 1.5 करोड़ कहां गायब हो? खत्म कैसे पैसा हो गया? ये सारा का सारा किस्सा मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये नोटबंदी का ये जो खेल है, ये खेल बैंक का जो सिस्टम है, ये जो कोलैप्स हो गया था, ये बैंक सिस्टम उद्योगपतियों ने कोलैप्स किया था। ये उद्योगपति नरेंद्र मोदी के मित्र है, और लोगों से पैसा वसूल डंडा लगाकर किया जा सकता है, मगर नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने के लिए 30,000 करोड़ रुपए उन्हीं लोगों ने पैसा दिया जो बैंक से धन लूटा हुआ है। लूटे हुए धन में से 30,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ने के लिए दिया। इसका मतलब है उद्योगपतियों ने धन लूटा, उसका थोड़ा सा हिस्सा नरेंद्र मोदी को दिया। इसका मतलब है लूट के धन का नरेंद्र मोदी भी हिस्सेदार है। नरेंद्र मोदी भी लूट के धन का हिस्सेदार है। हिस्सेदार, अगर दोनों हिस्सेदार हो गए, एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार पर कैसे कार्रवाई करे? ये तो चचेरे मौसेरे भाई हो गए। एक चचेरा मौसेरे को बताएगा और मौसेरा भाई चचेरे को बचाएगा। ये सारा खेल इस तरीके से चल रहा है। इसे समझने की, ये खेल समझने की जरूरत है, और ये खेल आने वाले समय में भी चलता रहेगा। ये बात हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसलिए साथियों, ये जो लोग, ये जो चेहरे, पिछड़े वर्ग के चेहरे सामने किए जा रहे हैं, ये सामने करने के पीछे भी एक मकसद है। हमारी संख्या ज्यादा है, हमारे वोट ज्यादा है, इसलिए हमारे लोगों के चेहरे सामने किए जा रहे हैं। और चेहरे देखकर हमारे लोग भूल जाते हैं, वोट दे देते हैं, अरे हमारा पिछड़ा है, पिछड़े के नाम पर वोट देते हैं। वो हमारे लोगों का चेहरा देखकर वोट देते हैं, मगर वोट जमा बीजेपी के अकाउंट में होता है, वोट जमा कांग्रेस के अकाउंट में होता है, वोट ब्राह्मणों के पार्टी के अकाउंट में जमा होता है। पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आती। अरे तुम जिस पिछड़े आदमी को वोट डालते हो, वो वोट उसके अकाउंट में जमा नहीं होता, वो पार्टी के अकाउंट में जमा होता है। और फिर अखबार में छप के आता है बीजेपी के अकाउंट में 31% वोट पड़े, पिछड़े के अकाउंट में नहीं आता है। ये हमारे लोगों को कछु समझ में नहीं आता है। कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु समझ में नहीं आता है। ये सारा खेल हमारे खिलाफ, सारे बैकवर्ड लोगों के खिलाफ भी ये सारा खेल चल रहा है। ये खेल हम लोगों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लोग हमारे साथ लोकतंत्र में धोखाधड़ी कर रहे हैं। जो समस्याएं हमारी थी 70 साल के आजादी में, एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। समस्याओं का केवल संचय हुआ, समाधान नहीं हुआ। अरे समस्याओं का पुराने संचय तो हुआ ही हुआ, जिस समस्याओं का समाधान हो गया था उस समस्याओं को नए सिरे से पैदा किया। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन का मामला, पहले 2000 तक बच्चा पहली क्लास में जाता था, एग्जामिनेशन होती थी, दूसरी में जाता था, तीसरी में जाता था, चौथी में जाता था, पांचवी में जाता था, छठी, सातवीं, आठवीं में जाता था, एग्जामिनेशन होती थी। और एग्जामिनेशन की वजह से हमारे बच्चों में मेरिट पैदा होता था। अब उन लोगों ने निर्णय किया एग्जामिनेशन नहीं होगा। पहली क्लास में बच्चा जाएगा
उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा तो दूसरी में कैसे जाएगा? उसको ढकेल दिया जाएगा, पहली से ढकेला दूसरी, दूसरी से ढकेला तीसरी, ढक्कल पास। परीक्षा में पास नहीं, ढक्कल पास। उसको पहली में ढकेला, दूसरी, दूसरी में तीसरी, तीसरी में चौथी, चौथी में पांचवी, पांचवी में छठी, छठी में सातवीं, आठवीं, और 8 साल तक ढक्कल पास करने के बाद 9वीं क्लास में एग्जामिनेशन हो। अब 8 साल तक जिस बच्चे ने एग्जामिनेशन नहीं दिया उसको एग्जामिनेशन का तजुर्बा नहीं है। 9वीं में जैसे ही एग्जामिनेशन होगा 200% गारंटी फेल हो जाएगा, और जैसे फेल हो जाएगा तो वो बच्चा बाप को कहेगा बेटा अब मैं पढ़ना नहीं चाहता। अब पिताजी भी अनपढ़ आदमी, वो क्या करे? अच्छा बेटा नहीं पढ़ना है, अच्छा अपना ढोर डंगर है ना वो चराने के लिए लेके। अनपढ़ आदमी को क्या समझ में आ रहा है ये साजिश क्या है? जो एजुकेशन का हमारी समस्या थी उसका समाधान हो गया था आजाद भारत में। वो समाधान की हुई समस्या को दोबारा पैदा किया। हमारी पुरानी समस्याओं का समाधान नहीं किया, जिस समस्या का समाधान हो गया था उस समस्या को नए सिरे से फिर पैदा। इसलिए साथियों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लोगों ने देश पर कब्जा कर लिया है, ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है, और ब्राह्मणों ने कब्जा करके हम सब पिछड़े वर्ग के लोगों को गुलाम बना के रखा गया है। हमारा एमपी नहीं बोलता, हमारा एमएलए नहीं बोलता, हमारा मंत्री नहीं बोलता। ना बोलने की यो वजह है भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में लिखा हुआ, 19 में लिखा हुआ है बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। और एमएलए को, एमपी को, मंत्री को संसद में बोलने के लिए प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब है विशेषाधिकार है। बोलने से सुप्रीम कोर्ट का भी कंटेम्प्ट नहीं होता। हाई कोर्ट के विरोध में बोल दे, सुप्रीम कोर्ट के विरोध में एमएलए, एमपी, मंत्री बोल दे, कुछ नहीं हो सकता, कोई कंटेम्प्ट नहीं होता जनहित में। इतना पावर दिया हुआ है संविधान में, मगर फिर भी हमारा एमएलए, एमपी, मंत्री बोलते ही ना। बोलना गुलामी का पहले नंबर का लक्षण। 10 लाख का, 15 लाख का एमपी इलेक्टेड, अगर 15 लाख का इलेक्टेड एमपी बोलता नहीं है, इसका मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, आपके नेता को रामहुई व्यवस्था में गुलाम बना कर रखा है। अगर आपके नेता को, आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने गुलाम बना कर रखा है तो उनकी नजर में आप लोगों की क्या औकात है? आपको बुरा लगेगा मगर जो सच बता रहा है। अरे जब आपका एमपी, मंत्री नहीं बोलता है उनके सामने, उन लोगों की नजर में आपकी क्या औकात है? वो आपके नेता की कोई औकात नहीं मानते, आपकी क्या औकात मानेंगे? इसलिए उन्होंने इस देश में हमारे लोगों को गुलाम बना कर रखा। गुलामी हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आजादी सबसे बड़ा समाधान। आजादी हासिल करनी होगी। आजादी कैसे मिलती है? दुनिया वालों ने बताए 2 तरीके हैं आजादी हासिल करने के। एक हथियार बंद आंदोलन करना होगा, एक हथियार बंद आंदोलन करना होगा, एक जन आंदोलन करना होगा। दुनिया में आजादी केवल 2 ही तरीके से मिल सकती है और कोई तीसरा तरीका नहीं। हथियार बंद आंदोलन हिंसक होता, हमारा हिंसा पर यकीन नहीं है, इसलिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है जन आंदोलन। जन आंदोलन कैसे होगा? राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने के लिए राष्ट्रव्यापी संगठन, 550 जिलों में संगठन, 5000 तहसीलों में संगठन, 50,000 ब्लॉक में संगठन, 6 लाख गांवों में संगठन। अगर 6 लाख गांव में संगठन बनाओ, एक गांव में 50 एवरेज लोगों को इकट्ठा करो, 50 इंटू 6 लाख 3 करोड़, 100 करोड़ 6 करोड़, 200 करोड़ 12 करोड़, 250 करोड़ 15 करोड़, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को यदि आप मोबिलाइज करते हो तो ये आंदोलन आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। और यदि ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया
नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जन आंदोलन चलाया, वो आजाद हो गए। गांधी ने हमारे समर्थन से भारत में जन आंदोलन किया, गांधी ने हमारा समर्थन दिया, उनके लोगों को आजाद किया। हमारा अगर समर्थन गांधी जी को नहीं मिलता, गांधी भी हमारे अपने लोगों को आजाद करने में कामयाब नहीं होते। अगर हम लोगों के समर्थन से गांधी ने अपने लोगों को आजाद किया, उसका मतलब है हम दूसरों को आजाद कर सकते हैं, अपनों को नहीं कर सकते। अगर हमने दूसरों को आजाद करवाया, हम अपने को भी आजाद करवा सकते हैं। ऐसा करना होगा, और जब ऐसा करेंगे, मोबिलाइज करेंगे, तो क्या होगा? आज भी हमारा भविष्य है। हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार सोनिया गांधी के पास है, राहुल गांधी के पास है, प्रियंका गांधी के पास है, अटल बिहारी के पास है, अडवाणी के पास है, सुषमा स्वराज के पास है। नरेंद्र मोदी केवल दिखावा उसके पास है। और अगर उनके पास है, भविष्य हमारा है, फैसला लेने का अधिकार उनके पास है। भविष्य हमारा और फैसला लेने का अधिकार उनका। गुलामी क्या है? अरे यही गुलामी है। भविष्य हमारा हो, फैसला लेने का अधिकार दूसरों का हो, इसी को गुलामी कहते हैं। और यदि गुलामी खत्म करनी है, आजादी हासिल करनी है, तो हमें अपना जन आंदोलन खड़ा करना होगा। और अगर जन आंदोलन खड़ा करते हैं तो हमें आजादी मिलेगी। और जब आजादी मिलेगी तो आजादी में क्या होगा? भविष्य भी हमारा होगा, फैसला लेने का अधिकार भी हमारा होगा। भविष्य भी हमारा, फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। जब भी ऐसे होगा, तब ही हमारी समस्याओं का समाधान होगा। दूसरों के ऊपर निर्भर रह के हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। समस्याएं हमारी, समाधान अटल बिहारी। अजीब है, समस्याएं हमारी, समाधान अटल बिहारी। ऐसा नहीं हो सकता। ध्यान रखो, विचार करो, और जो सही है, जो तुम्हारे हमारे पिछवाड़े पर लात मार रहा है, चुनाव आता है, हमें भी लात मारने का अधिकार मिलता है। वो 5 साल लात मारता है, हम लोगों के पास एक बार लात मारने का अधिकार आता है। तुम एक बार अधिकार उपयोग तो करके देखो। तुम्हारे पिछवाड़े पर जिन्होंने लात मारा, अगर उसके पिछवाड़े पर तुम लात मारोगे तो वो क्या कहेगा? अब कुर्मी बराबरी में आ गया। कुर्मी जब लात मारेगा ना उसके, तो क्या बोलेगा? अब कुर्मी पिछड़ा नहीं रहा है, बराबरी में आ गया है। लात मारने का हुनर सीखो। जो तुम्हारे पिछवाड़ पर लात मारता, उसके पिछवाड़ लात मारो तो देखा, अच्छा कुर्मी भाई, तब पता चलता है। बराबरी का व्यवहार करो, नहीं तो क्या बोलेगा? अरे इसके कितना लात मारे हमने, ये कच्चू नहीं करता है, तो बार बार लात मारेगा। लात का जवाब लात दो, अरे बोलेगा बराबरी में आ गया भाई, अब नहीं चलेगा। ये ध्यान रखना, इससे होगा। ये तरीका अपनाओ। मैं आशा करता हूं इस तरीकों का आप लोग उपयोग करेंगे और भविष्य अपना तय करेंगे। अपने हाथों में अपने भविष्य को रखो। धन्यवाद।